नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कृषि विज्ञान से जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को हम रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग ICR, BHU, AFO, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर TGT, PGT जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन प्रश्नों को आप लोग ज़रूर देखिए और इन्हीं प्रश्नों को हम अधिकतर सम्मिलित करते हैं जो बार बार एग्ज़ामों में आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज की हमारी सीरीज रहने वाली है, यानी कि अनाज वाली फसलें जितनी भी हम पढ़ाए हैं उन सबको एक साथ लेकर प्रश्नों को आए हैं। इसके अंदर धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा ये सब अनाज के अंतर्गत आती हैं फसलें, तो इनसे संबंधित प्रश्नों को आज हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि धान के लिए इष्टतम कार्डिनल तापमान होता है। ठीक है, आपको बताना है इष्टतम कार्डिनल तापमान कितना होता है धान की खेत के लिए। 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान होता है ये इष्टतम कार्डिनल तापमान के लिए अच्छा होता है, धान की खेती के लिए अच्छा माना गया है। इष्टतम कार्डिनल टेम्परेचर क्या होता है इसके बारे में बता दे रहे हैं, यानी कि जो न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान दोनों को मिलाकर कार्डिनल टेम्परेचर का निर्माण होता है। ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर दिया है 36 से लेके 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, ये अधिकतम तापमान होता है धान की खेती के लिए। ठीक है, अधिकतम तापमान कितना होता है 36 से लेके 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। उसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पर बी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से धान की खेती की शुरुआत कब की गई थी? 1400 BC में, 1500 BC में, 2200 BC में या 2900 BC में? इन चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहले 1400 BC की बात कर लेते हैं। तो आयरन का पता, यानी कि आयरन की खोज कब की गई थी? 1400 BC में पता चला कि लौह तत्व होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं 1500 BC में। 1500 BC में गन्ना की खेती के बारे में पता चला, यानी कि शुरुआत की गई। उसके बाद 2200 BC जो यहाँ पर दिया हुआ है ये हमारे धान की खेती की शुरुआत की गई। ठीक है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात कर लेते हैं 2900 BC में, यानी कि 2900 BC में देसी हल के बारे में शुरुआत की गई, यानी कि देसी हल से खेती की गई और कृत्रिम रूप से सिंचाई भी 2900 BC से ही शुरुआत किया गया। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है धान के पकाव के समय उपयुक्त यानी कि इष्टतम तापमान होना चाहिए 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 26.5 से लेकर 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 21 से लेकर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, वो एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही पूछता धान की वृद्धि के लिए औसतन तापमान कितना होना चाहिए, तो 21 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ये हो जाएगा वृद्धि और विकास के लिए। ठीक है, वृद्धि और विकास के लिए औसतन टेम्परेचर कितना होना चाहिए 21 से लेकर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन यहाँ पर पूछा है पकाव के समय, तो 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ सूची 1 दिया है, एक तरफ सूची 2। तो गेहूं का संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो गेहूं का संबंध हो जाता है ग्लूटीन से। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद धान का संबंध किससे है, तो धान में ओराइजीन पाई जाती है, प्रोटीन। ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा। मक्का ये जीन फर्स्ट ऑप्शन के साथ चला जाएगा और जौ जो है ये चला जाएगा सेकंड ऑप्शन के साथ। यानी कि हमारा यहाँ पर सही जो हो रहा है फर्स्ट वाला थर्ड पे, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन, उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन, उसके बाद सेकंड ऑप्शन, यानी कि 3, 4, 1 और 2 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय बौना गेहूँ कौन सा है? ठीक है, उसका वैज्ञानिक नाम आपको बताना है भारतीय बौना गेहूँ का। पहला ऑप्शन देखते हैं टेट्रिकम स्टाइवम है।
टेट्रिकम डाइकोकम है या टेट्रिकम स्पोरोकोकम है। चौथा ऑप्शन है टेट्रिकम ड्यूरम। इन चारों में से बताइए कौन सा भारतीय बौना गेहूं है, उसका वैज्ञानिक नाम यहाँ पे बताना है। सी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टेट्रिकम स्पोरोकोकम ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको कहते हैं भारतीय बौना गेहूँ, इसका वैज्ञानिक नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। टेट्रिकम स्टाइवम के बारे में जानते हैं, इसको मैक्सिकन गेहूँ भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मैक्सिकन गेहूँ भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर टेट्रिकम डाइकोकम जो है इसके इमर गेहूँ, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इमर गेहूँ भी कहा जाता है या इमर वीट के नाम से जाना जाता है। और टेट्रिकम ड्यूरम जो यहाँ पर दिया हुआ है ये क्या चीज़ है? ये मैक्रोनी गेहूँ कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? मैक्रोनी गेहूँ के नाम से इसको जाना जाता है। मैक्रोनी गेहूँ का वैज्ञानिक नाम है टेट्रिकम ड्यूरम। तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है मक्का के बीजों में तेल की मात्रा पाई जाती है। बताना है मक्का के बीजों में तेल की मात्रा कितनी % पाई जाती है? 4 से 5%, 8 से 10%, 15 से 25% या 45%। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि मक्का के बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? 4 से लेकर 5% पाई जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 45% देख रहे हैं तो ये हो जाएगा मूंगफली के अंदर तेल की मात्रा, ठीक है। मूंगफली के अंदर तेल की मात्रा भी पूछ सकता है, तो इसको भी आपको याद करना है। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से नॉन टिलर प्लांट कौन सा है? ठीक है, धान है, गेहूं है, मक्का है या जौ है। यानी कि कौन सा ऐसा प्लांट है जो कल्ले नहीं फूटता, यानी जिसके अंदर कल्ले नहीं फूटते हैं, वो आपकी इसमें फसल बताना है कौन सी हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आप लोग देखते हैं कि मक्का के अंदर कल्ले नहीं फूटते हैं तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी धान, गेहूँ, जौ ये सब जितने भी फसलें हैं इसके अंदर कल्ले फूटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं फूटता है ये पूछा था, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। भारत में अनाज वाली फसलों में किस फसल की सर्वाधिक खेती की जाती है? ठीक है, कौन सी ऐसी फसल है जिसकी खेती हम अधिक मात्रा में करते हैं? धान, गेहूं, बाजरा, मक्का। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। धान ऐसी फसल है जो यानी कि क्षेत्रफल में भी सबसे ज़्यादा है और उत्पादन में भी सबसे ज़्यादा है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है गेहूं के दानों में दूधिया अवस्था यानी कि मिल्किंग स्टेज बनते समय कितने दिनों का समय लगता है? 45 से 60 दिन का, 70 से लेकर 75 दिन का, या 100 से लेकर 105 दिन का, या 115 से लेकर 120 दिन का। बात कर लेते हैं CRI अवस्था, ये भी एग्जाम पूछा जाता है। तो इसकी अवस्था होती है 20 से लेकर 25 दिन, यानी मैक्सिमम इसमें मेन होता है 21 दिन, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद टेलरिंग अवस्था जो होती है ये होती है 40 से लेके 45 दिन की, ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जॉइंट अवस्था आती है, ठीक है, जॉइंटिंग अवस्था ये हो जाएगी 60 से लेके 65 दिन का। उसके बाद आती है फ्लावरिंग अवस्था, यानी कि पुष्प कब आते हैं? 80 से लेके 85 दिन पर इसके पुष्प आ जाते हैं। उसके बाद लास्ट अवस्था आती है यानी कि मिल्किंग स्टेज, ठीक है, जिसको यहाँ पर पूछ रखा है। मिल्किंग स्टेज जो होती है ये 100 से लेके 105 दिनों में आ जाती है, ठीक है, मिल्किंग स्टेज। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 100 से लेके 105 दिन में मिल्किंग स्टेज आ जाते हैं, दूधिया अवस्था आ जाती है गेहूँ के अंदर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से गेहूं की उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है? राज 3077, सोनालिका, साबरमती सोनारा या HD 2380। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर राज 3077 जो दिया हुआ है ये गेहूं की प्रसिद्ध किस्म है, ठीक है, प्रसिद्ध किस्म है। इसको हम क्षारीय में भी उगा सकते हैं और लवणीय भूमि में भी उगा सकते हैं। अगर देरी से बुआई करना है तभी भी हम इसको उगा सकते हैं। इसलिए ये जो किस्म है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट किस्म है, यानी कि ऑल इज वन, ठीक है, यानी कि सब तरीके से इसको उगा सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर साबरमती सोनारा, ठीक है, सी ऑप्शन की। तो ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेहूं की ये उत्परिवर्तित किस्म है, ठीक है, साबरमती सोनारा इसको कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया है, यानी कि सोनालिका और HD 2380। ये किस प्रकार की किस्म है? ये लवणीय किस्म है, ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से पर बॉइलिंग
किस फसल से संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धान से, गेहूं से, मक्का से या बाजरा से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। यानी कि पर बॉइलिंग किससे संबंधित है? ये हो जाएगा धान से। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से ज्वार की प्रथम हाइब्रिड किस्म कौन सी है? HB1, CSH1, गंगावन या यहाँ पर गलत लिखा हुआ है KRH1, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन से शुरुआत करते हैं। HB1 ये किसकी हो जाएगी? बाजरा की संकर किस्म है, ठीक है, फर्स्ट। उसके बाद CSH1 ये किसकी किस्म हो जाएगी? ये ज्वार की प्रथम संकर किस्म है। तो क्वेश्चन हमारा यही पूछा है कि ज्वार की प्रथम हाइब्रिड किस्म कौन सी है? तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि CSH1, ठीक है। गंगावन ये तो आप लोगों को मालूम ही काफ़ी फेमस वैरायटी है, ये हो जाएगी मक्का की, ठीक है, मक्का की ये किस्म हो जाएगी प्रथम हाइब्रिड किस्म। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से सबसे कम जल उपयोग दक्षता किसकी होती है? धान की, मक्का की, गेहूं की या बाजरा की? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे देख सकते हैं कि ए ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। धान की जो होती है सबसे कम जल उपयोग दक्षता होती है, ए आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से बाजरा का बीज गुणन अनुपात है, आपको बताना है बीज गुणन अनुपात कितना है, यानी एक सीड से कितने बीज तैयार हो जाते हैं फसल बोआई के समय। तो ये आपको बताना है, यानी एक बीज से 20 बीज, 1:70 से लेके 1:80 तक, या 1:100 या 1:200। तो फर्स्ट ऑप्शन से शुरुआत करते हैं। 1:20 किसका हो जाएगा? ये हो जाता है गेहूं का, ठीक है, यानी कि गेहूं का एक बीज बो रहे हैं तो उस बीज से कितने बीज का निर्माण होगा, कितने एक बाले में कितने बीज निकलेंगे? तो 20 बीज निकलेंगे, ठीक है, ये इसका अर्थ होता है। उसके बाद यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, ये धान का हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन जो दिया है 1:100 ये हो जाएगा ज्वार का, ठीक है। उसके बाद 1:200 दिया है, ये हो जाएगा बाजरा का, ठीक है, ये हो जाएगा बाजरा का। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाजरा का पूछा है बीज गुणन अनुपात कितना होता है, तो 1:200 होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है। यहाँ देखेंगे निम्नलिखित में से हिरणखुरी का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है। हिरणखुरी का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। ये एक प्रकार की खरपतवार है, तो इसका बॉटनिकल नेम यहाँ पे पूछ रखा है, तो क्या हो सकता है? चिनोपोडियम एल्बम या एनोगेलिस आर्बोसिस या मेलिलोस एल्बा या कन्वोवुलस आर्बेंसिस? इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन जो देख रहे हैं चिनोबोडियम एल्बम जो होता है ये बथुआ का होता है, ठीक है, बथुआ का वैज्ञानिक नाम यहाँ पर दिया हुआ है। सेकंड वाला ये आपका कृष्ण नील का हुआ दिया है, ठीक है, कृष्ण नील का हो जाएगा वैज्ञानिक नाम। उसके बाद यहाँ पर जो मेलिलोस एल्बा जो दिया है ये हो जाएगा सेंजी का, ठीक है, सेंजी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। उसके बाद कन्वोवुलस आर्बेंसिस ये हो जाएगा, यानी कि किसका? हिरणखुरी का हो जाएगा, ठीक है, हिरणखुरी का हो जाएगा। यही यहाँ पर पूछ रखा है कि हिरणखुरी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कन्वोवुलस आर्बेंसिस, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन करा है अखिल भारतीय समवंती मक्का अनुसंधान परियोजना की शुरुआत कब की गई? 1949 में, 1957 में, 1963 में या 1967 में? इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि अखिल भारतीय समवंती मक्का अनुसंधान परियोजना की शुरुआत कब की गई? 1957 में की गई, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछ ले यही मक्का अनुसंधान निदेशालय, ठीक है, मक्का अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है, तब आपको क्या बताना है? ये न्यू दिल्ली में है, ठीक है, न्यू दिल्ली में स्थित है, ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है ज्वार में लगने वाली तना मक्खी जिसको सूट फ्लाई कहा जाता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसका वैज्ञानिक नाम आपको बताना है, क्या हो सकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है एथेरिगोना सोकाटा, या दूसरा है चाइलो परटेलस, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है फिसेमिया इन्फेंस, चौथा ऑप्शन है परजीनियस मेंडिस। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन जो लोग दे रहे हैं वो लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं, यानी कि एथेरिगोना सोकाटा जो होता है ये ज्वार के लगने वाली फल मक्खी यानी कि सूट फ्लाई जो होता है उसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। ये मुख्य रूप से ये ज्वार की मुख्य फसल में लगता है और इसका मुख्य कीट समझा जाता है। ये
ये कब आक्रमण करता है, यानी कि शुरुआती तौर पर आक्रमण करता है, यानी कि जब फसल हमारी हरी रहती है, कच्ची रहती है, उस समय अधिक तेज़ी से ये आक्रमण करता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। सेकंड ऑप्शन जो यहाँ पे देख रहे हैं, सेकंड ऑप्शन चाइलोपर्टेलस, ये जो दिया है ये हो जाएगा तना छेदक का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, तना छेदक का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सिसेमिया इन्फेंस जो दिया हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन पे जो देख रहे हैं, ये हो जाएगा पिंक स्टेम बुरर। ठीक है, पिंक स्टेम बुरर, ये इसका हो जाएगा वैज्ञानिक नाम। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, हरे चारे के लिए मक्का की बीज दर कितनी रखते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरे चारे के लिए मक्का की बीज दर कितनी रखते हैं, 15 से 20 या 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 40 से 50 किलोग्राम जो होता है प्रति हेक्टेयर, ये लगेगा हरे चारे के लिए मक्का की बीज दर। ठीक है, यहाँ और 15 से 20 किलोग्राम ये भी आप याद रखेंगे, ये किसके लिए लगता है, ये खरीफ में जो मक्का बोई जाती है। ठीक है, उसमें ये इसका सीड रेट हो जाएगा प्रति हेक्टेयर। अगर संकर मक्का की बात कर लेते हैं, संकर मक्का की बीज दर कितनी लगेगी प्रति हेक्टेयर, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, संकर मक्का की 20 से लेके 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, ये आप याद रखना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19, यानी कि PDWR प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ वेट रिसर्च कहाँ पर स्थित है, पूना नई दिल्ली में, पूसा नई दिल्ली, लुधियाना पंजाब, हैदराबाद तेलंगाना, या करनाल हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो लोग डी ऑप्शन दे रहे हैं वो लोग एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं, यानी कि करनाल हरियाणा के अंदर PDWR स्थित है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मक्का का कहाँ है, ये आप नई दिल्ली में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, पूसा नई दिल्ली में। लुधियाना पंजाब में किसका है, ये IIMR स्थित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद हैदराबाद में, यानी कि तेलंगाना के अंदर क्या है, DRR है। ठीक है, धान अनुसंधान निदेशालय स्थित है। ये आपको सभी ऑप्शन याद होने चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, जो कि आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष कब मनाया जाता है, 2004 में, 2008 में, 2015 में, 2016 में। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन की शुरुआत करते हैं, यानी कि चावल वर्ष कब मनाते हैं, 2004 में मनाया गया चावल वर्ष। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। 2008 की बात कर लेते हैं, आलू वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, कब, 2008 को। 2015 की बात कर लेते हैं, तो 2015 में मृदा दिवस घोषित किया गया, ये भी आपको याद होना चाहिए। और दलहन वर्ष कब घोषित किया गया, ये हो जाएगा 2016 में। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और 2023 में एक वर्ष घोषित किया गया है, ये भी आप बताइए। 2023 में बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2004। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को, सभी लोगों को धन्यवाद।